नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्ज़ाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपी टीईटी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूपी टीईटी का सिलेबस, जो कि आपने मेरा वीडियो देखा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग तैयारी करेंगे पुराने क्वेश्चन पेपर से। तो आज मैं आपको तैयारी कराऊँगा यूपी टीईटी बाल विकास, जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जिसे हम बोलते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। पुराना एक क्वेश्चन पेपर है यूपी टीईटी का 2018 का नवंबर का, तो उससे हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ क्वेश्चन के आंसर देते जाइए, मैं आपको ब्रीफ से उसका आंसर भी बताता जाऊंगा। इससे आपको दो बातें मालूम चल जाएंगी। पहली तो ये है कि क्वेश्चन किस बेस के आते हैं, क्योंकि जो सिलेबस है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का वो सीटेट और यूपी टेट का लगभग सेम है। बहुत सारे टॉपिक में थोड़ा अंतर भी है, बट क्वेश्चंस में बहुत सारा डिफरेंस आता है कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। सी टेट में पेडागोजी बहुत ज़्यादा आती है, यूपी टीईटी में पेडागोजी उतनी ज़्यादा नहीं आती है जितने डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आप लोग समझ जाएंगे धीरे धीरे। कोई भी डाउट होता है तो मुझे पूछ सकते हैं बीच बीच में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा या वाराणसी? तो आपको याद रखना है इस चीज़ को, यहीं से आपको याद हो जाएगा कि मनोविज्ञान शाला है जो वो यूपी में कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में जो मनोविज्ञान शाला है वो, जैसे पहला नाम था इलाहाबाद, आजकल इसका नाम है प्रयागराज। इलाहाबाद या प्रयागराज में स्थित है। अब यहाँ पर होता क्या है कि मनोविज्ञान से संबंधित जो विषय हैं उन पर व्यापक अध्ययन करने के उद्देश्य से इस प्रयोगशाला का गठन किया गया था। और ये प्रयोगशाला जो इलाहाबाद या प्रयागराज में जो स्थापित की गई थी उसका निर्माण किया गया था सन 1954 में। तो ये जानकारी आप याद रखिए, तो आपका एक नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। यूपी टीईटी 2018 नवंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अभी। जो संबंध स्किनर का चूहों से, स्किनर ने जो प्रयोग किया था चूहों पर, तो उस वजह से उनका संबंध है चूहों से। थॉर्नडाइक का बिल्लियों से, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। वही संबंध कॉलर का किससे है, यानी कि कॉलर ने किसके साथ प्रयोग किया था? कुत्तों से, मुर्गियों से, बंदरों से या बनमानुसों से? ये आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो आप लोग सोच लीजिए कौन सा आंसर सही रहेगा। आप लोग ये सोचिए कि आप 2018 में यूपी टीईटी का एग्ज़ाम दे रहे थे, तो आप क्या इसमें से करते अगर आपको जानकारी होती। तो जो कॉलर मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने प्रयोग से एक बात साबित की थी कि स्टार्टिंग में या प्रारंभ में कोई बालक किसी भी समस्या के समाधान में सक्षम नहीं होता है, उसका समाधान इतनी आसानी से नहीं कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे वह प्रयत्न करता है और उसकी समस्या कम होती जाती है। कॉलर के बारे में आपको बता दूं, कॉलर एक जर्मन मनोवैज्ञानिक हैं और बालकों के मनोविकास का जो विश्लेषण करने हैं उसके लिए स्किनर और थॉर्नडाइक ने जिस तरीके से चूहे और बिल्ली पर प्रयोग किया था, उसी तरीके से कॉलर ने बनमानुस पर प्रयोग किया था कि किस तरीके से बार बार प्रयत्न करने से बनमानुस से उनका प्रयोग जो है वो सफल किया था। ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया क्वेश्चन 2 का। अभी है क्वेश्चन नंबर 3। अधिगम का पठार है। अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में दोष, अधिगम की समाप्ति या फिर अधिगम में अवरोध। अधिगम का जो पठार आप बनाएंगे वो इन चारों में से किसको प्रदर्शित करता है? तो इसका जो ऑप्शन है वो 1 नंबर ऑप्शन सही है। किस तरीके से? क्योंकि जब आप अधिगम का पठार आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि अधिगम में अवरुद्ध वर्धन माना जाता है। कहने का मतलब है कि अधिगम के दौरान अगर कोई व्यक्ति एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाता है जहां पर उसके अधिगम की संभावना समाप्त हो जाती है, तो उसके बाद जो प्रदर्शन है उस पर नकारात्मक असर दिखाई देने लगता है। यानी कि अधिगम का पठार है वो ऐसी पोजीशन को दिखाता है जहां पर अधिगम स्थिर हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अवरुद्ध वर्धन, यानी कि अधिगम का पठार क्या दिखाता है कि जब कोई व्यक्ति है उसका जो अधिगम है वो वहाँ पर स्थिर हो गया, अब इससे ज़्यादा अधिगम की कोई संभावना नहीं है, तो उसके बाद क्या होगा? माइनस, यानी कि नेगेटिव चीज़ें दिखाई जाने लगेंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका वो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? स्किनर, हल, पावलोव और थॉर्नडाइक। ये चारों मनोवैज्ञानिक हैं। इनमें से किसने ये पुस्तक लिखी थी? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। तो जो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स है, इस पुस्तक के लेखक का नाम इन चारों में से कौन है? ऑप्शन नंबर जो 1 है, यानी कि स्किनर। इनका पूरा नाम था B.F. स्किनर। B.F. आगे लिखा हुआ है स्किनर, और ये इनकी पहली रचना थी, इसलिए इसकी
आपको याद रखना ज़रूरी है कि ये इनकी पहली ही रचना थी और इन्होंने इसको पब्लिश किया था 1936 में। 1936 में जब ये पब्लिश हुई थी तो इसे मनोविज्ञान सीरीज के नाम से भी बोला गया था कि मनोविज्ञान की सीरीज की एक कविता, ये जो बुक है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, B.F. स्किनर ने इसको लिखा था। क्वेश्चन नंबर 5, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, प्रशंसा, दंड, पुरस्कार या फिर सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। यानी कि छात्रों को आपको सिखाना है कि उन्हें सही व्यवहार करना है, इस चीज़ का प्रशिक्षण करना है। तो आप इनमें से चारों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज़ को मानते हैं, ये आपको बताना है। आप लोग भी आंसर सोचिए क्या होगा। प्रशंसा करना सही रहेगा, दंड देना, पुरस्कार देना या फिर सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करना। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ये 4 सही हो जाएगा, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। और सही व्यवहार का जो प्रस्तुतिकरण है या फिर प्रशिक्षण है, इसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि अगर आप प्रशंसा, दंड और पुरस्कार इन सब चीज़ों को बताएंगे, इन सब चीज़ों से ही सही व्यवहार का प्रशिक्षण निर्धारित नहीं हो पाता है। सही व्यवहार के लिए क्या होता है कि एक क्लासरूम होती है, उसमें एक उचित माहौल होना चाहिए, एक अच्छा माहौल उत्पन्न होना चाहिए। और इन सब चीज़ों से, यानी कि जब उचित माहौल बनेगा, सही व्यवहार होगा, तो इससे क्या होगा, क्लास में एक अलग ही चीज़, एक माहौल ऐसा बन जाएगा कि जो कि अधिगम के लिए यानी कि सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है कि अगर सही व्यवहार का प्रशिक्षण देना है तो उसके लिए सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करना बहुत ज़रूरी है, अच्छा माहौल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है अभी, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया? हल, कैंडलर, कोहलर या फिर ब्रिक। समस्या समाधान, तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हल, मनोवैज्ञानिक हल है इसका आंसर। तो जो समस्या समाधान है उसमें लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को सबसे पहले हल ने प्रस्तावित किया था। अब इसके अंतर्गत चीज़ें क्या होती हैं कि उन्होंने ये बोला था कि कोई भी काम होता है वो लक्ष्य युक्त होता है, यानी कि आप कोई भी काम करते हैं उसका एक टारगेट होता है और लक्ष्य निर्धारित करके जब भी कोई काम किया जाता है तो उसका जो उद्देश्य है वो जरूर पूरा होता है और इससे क्या होता है, समस्याओं का समाधान बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता का संप्रत्यय। समझ गए आप कैसे कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए या फिर कोई समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए कोई टारगेट होना चाहिए और वो टारगेट जब हम बना लेते हैं तो उसे सॉल्व करने के लिए जो उद्देश्य है वो पक्का पूरा होता है। और ये जो थ्योरी दी थी वो दी थी मनोवैज्ञानिक हल ने। ऑप्शन नंबर 1 सही है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है अभी, इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? बुश, डेविड ह्यूम, D.W. एलन या एचिसन। इनमें से कौन है जो कि सूक्ष्म शिक्षण की जो विचारधारा है उससे रिलेटेड नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 है जो D.W. एलन, वो इसका आंसर सही है। क्योंकि 1960 के दशक की बात है, जब 1960 की बात है कि इसी समय में यानी कि 1960 के दशक के बीच में जो एलन थे, जो मनोवैज्ञानिक, इन्होंने कहा था कि जो सूक्ष्म शिक्षण का संबंध शिक्षण तकनीक में विकास और शिक्षक के प्रशिक्षण से है। इसमें शिक्षक जब सिखाता है, शिक्षण देता है तो सत्र के अलग अलग पहलुओं का अवलोकन करता है और साथ ही शिक्षार्थी या फिर छात्रों से एक फीडबैक प्राप्त करता है। तो कहने का मतलब यही है कि जो सूक्ष्म शिक्षण की जो विचारधारा है उससे संबंध किसका नहीं था? एलन का नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अभी देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर, स्मृति स्तर और दूरवर्ती स्तर। तो इन चारों स्तर में से कौन सा स्तर शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, दूरवर्ती स्तर। जो दूरवर्ती स्तर है उसका कोई भी स्थान इसमें नहीं होता है। जो टीचर है वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं या छात्र हैं उनको अधिगम के 3 स्तर बताते हैं और ये अधिगम करता यानी कि जो छात्र हैं उनके मानसिक विकास के अलग अलग स्तरों को दिखाते हैं। तो विकास के जो अलग अलग स्तरों में इन्हें दर्शाते हैं, इन्हीं स्तरों के माध्यम से जो शैक्षणिक उद्देश्य हैं इनको पूरा किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 स्तर क्या क्या होते हैं? एक तो होता है चेतना स्तर,
दूसरा होता है समझ स्तर, और तीसरा होता है विचारात्मक स्तर। इन 3 स्तरों के बारे में टीचर बताता है बच्चों को। तो इसीलिए जो दूरवर्ती स्तर है उसका इन स्तरों में कोई भी स्थान नहीं है, बाकी के ये तीनों इससे मैच करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? व्याख्यान, योजना, अन्वेषण या मस्तिष्क उद्दीलन। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट के एग्जाम में, क्योंकि आपको इन सभी जो शब्द हैं इनकी मीनिंग भी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। ठीक है, कौन सी शिक्षण नीति नहीं है जनतांत्रिक क्लासरूम में पढ़ाने के लिए। अब ये चारों आप समझ लीजिए, व्याख्यान, योजना, अन्वेषण और मस्तिष्क उद्दीलन। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, मस्तिष्क उद्दीलन। मस्तिष्क उद्दीलन क्या है? इन चारों का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जो व्याख्यान, योजना और जो अन्वेषण है, जो ऊपर ये तीनों हैं, इन गतिविधियों को क्लासरूम में जब पढ़ाते हैं तो जनतांत्रिक शिक्षण नीति का विशेष भाग माना जाता है। व्याख्यान, योजना और जो अन्वेषण के माध्यम से क्या होता है कि छात्रों में अधिगम की क्षमता बढ़ती जाती है, और जो जनतांत्रिक शिक्षण है उसमें कक्षा को अधिगम का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। यानी कि जनतांत्रिक शिक्षण जो बोला जाता है उसमें जो अधिगम है उसे क्लास का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, जहाँ पर क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो निर्णय लेने की क्षमता या इस तरीके का जो ज्ञान है जहाँ पर कि वो खुद का दिमाग यूज कर सकें, उस तरीके का ज्ञान यूज करते हैं, सीखते हैं। तो मस्तिष्क उद्दीलन जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है अभी, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? इन चारों में आप देखिए, ऑप्शन आपके सामने है। यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। तो इनमें से आप बताइए कि समावेशी शिक्षा की विशेषता क्या नहीं है? इस चीज़ को याद रखिए, कौन सी विशेषता है जो समावेशी शिक्षा की नहीं है? तो चारों में आपको देखेंगे जब आप इनको, तो ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान से देखें, यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्र, जबकि समावेशी शिक्षा की एक परिभाषा होती है कि सभी तरीके के बच्चे बैठ करके पढ़ सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं। तो जो समावेशी शिक्षा है वो केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को सीखने में ही फ़ायदा नहीं करती है। समावेशी शिक्षा क्या होती है कि जो दिव्यांग बालक है उनकी देखभाल से उनकी शिक्षा और उनके जो व्यक्तिगत विकास है और जो सेवा है उसमें भी बदलाव होता है उससे, और यह एक सतत प्रक्रिया भी है, यह कोई उपार्जित अवस्था या फिर उत्पाद नहीं है। और समावेशी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक पहुंचाना ही एक लक्ष्य होता है। यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 मैंने जो तीनों पढ़ के सुनाए हैं, ये तीनों इसकी विशेषता हैं। ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों अभी, निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? छात्र कथन, अभिभावक कथन, शिक्षक कथन या फिर मौन? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, अभिभावक कथन। फ्लेंडर की जो अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली है उसमें अभिभावक कथन को शामिल नहीं किया जाता है। और फ्लेंडर की ये प्रक्रिया क्या है जो विश्लेषण प्रणाली है, इसके अंतर्गत होता क्या है कि शिक्षक और छात्रों के बीच में जो आपसी संबंध है उस पर व्यापक चर्चा की गई है इस प्रणाली में। इसमें क्या होता है कि क्लास में होने वाले संचार के जो अलग अलग पहलू हैं उन पर चर्चा की जाती है। और फ्लेंडर का कहना क्या है कि कक्षा में होने वाली अंतःक्रिया को वो 3 चीज़ों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे कि शिक्षक बातचीत, ये हो गया कथन, छात्र बातचीत, ये भी कथन, और मौन। यानी कि छात्र कथन कीजिए या फिर छात्र बातचीत बोल सकते हैं आप, शिक्षक बातचीत बोल सकते हैं, मौन बोल सकते हैं। तो ये जो अभिभावक कथन है वो इसका एक पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है? रूपग्राम, पद, ध्वनिग्राम या फिर शब्द? तो संभाषण जो होता है उसमें जो अर्थ की लघुत्तम इकाई है वो है रूपग्राम। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है।
तो इस तरीके से जो रूपग्राम है वो भाषा की इकाई है। ये तो आपको समझ में आ गई होगी, अगर भाषण की बात हो रही है तो ये भाषा की इकाई है। और इसके माध्यम से होता क्या है कि ध्वनिग्राम के रूप को ध्वनिग्राम के रूप में संदेश भेजा जाता है। ठीक है, फोन एक संभाषण ध्वनि, जो फोन है हमारा वो एक संभाषण का ही एक उदाहरण आप मान सकते हैं इसे। अभी इसमें देख लीजिए, जो अगर ये संभाषण का एक उदाहरण है तो भाषा में जो ध्वनि की इकाई सबसे छोटी क्या होती है, ध्वनिग्राम। यानी कि जब हम बात करते हैं या हमने जैसे बोल दिया, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये भाषा है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बोलती है, जैसे वर्ण बोलते हैं ना, इसे ध्वनि बोलते हैं, आ ड ड ट। तो ध्वनिग्राम के रूप में वो भेजता है, लेकिन उसे बोलते क्या है, संभाषण में जो अर्थ की लघुत्तम इकाई है वो है रूपग्राम। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, ध्वनिग्राम क्या है, एक माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अभी हम करके सीखते हैं। ये किसने बोला था, कौन से मनोवैज्ञानिक ने, योकम, सिम्पसन, डॉक्टर मैस, कोलेसनिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, सिम्पसन। अमेरिका के जो मनोवैज्ञानिक हैं इनका नाम है सिम्पसन। इनका मानना था कि करके सीखना अधिगम का एक सबसे बड़ा स्रोत है। यानी कि करके सीखना सीखने का एक व्यवहारिक माध्यम भी आप इसे बोल सकते हैं। इससे होता क्या है कि इससे बच्चे का जो मानसिक विकास है वो बहुत ही अच्छे से होता है, क्योंकि वो खुद करके सीख रहा है, खुद उसमें इन्वॉल्व है। तो अगर ये आता है करके सीखना, किसने बोला है, तो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक सिम्पसन ने बोला है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। 4 ऑप्शन आप देख लीजिए, बोध, चिंतन, स्मृति और वर्णन। इनमें से कौन सा है जो कि शिक्षण का स्तर नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 4, वर्णन। वर्णन जो है वो शिक्षण के एक जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जो बोध, चिंतन, स्मृति, इनका हिस्सा नहीं है। क्योंकि जो बोध, चिंतन और स्मृति हैं वो शिक्षण के एक महत्वपूर्ण स्तर माने जाते हैं। और जो अधिगम करता है, यानी कि खास करके हम छात्र की भी बात कर सकते हैं, अधिगम करता वही होते हैं। उनके लिए ये बहुत आवश्यक है कि शिक्षण के दौरान, पढ़ाई के दौरान वह बोध, चिंतन और स्मृति पर स्पेशली बल दे। इससे क्या होता है कि जो मानसिक विकास की जो प्रबलता है, जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है, मानसिक विकास बहुत अच्छे से होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 15, शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया क्या होती है। निदान की, प्रत्यक्षीकरण की, क्रिया और प्रतिक्रिया की, या फिर ये सभी। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, आप थोड़ा सोच के बताइए। शिक्षण की जो अंतःक्रियात्मक अवस्था है इसमें मुख्य संक्रिया क्या होती है। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में निदान जो पहला नंबर ऑप्शन है, प्रत्यक्षीकरण क्रिया और प्रतिक्रिया, ये जो हैं ये तीनों के तीनों ही मुख्य संक्रिया होती हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया से क्या होता है कि विचारों का आपस में आदान प्रदान होता है। निदान से क्या होता है कि जो शिक्षक और जो छात्र हैं, यानी कि शिक्षक जो है वो बच्चों की क्षमता के अनुसार ही उसकी जो उपलब्धि है उसको जांचने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर है अभी 16, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता और काली वस्तुओं को देख करके डरने लगता है। तो इस प्रकार के अनुबंधन में क्या शामिल है, क्या निहित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपक सामान्यीकरण, अनुक्रिया सामान्यीकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, उद्दीपक सामान्यीकरण। कैसे, उद्दीपक सामान्यीकरण जो अनुबंधन है इसके अंतर्गत होता क्या है कि बालक में डर की भावना पैदा हो जाती है। और यही वजह होता है कि जो एक बालक है वो काली गाय, काला कुत्ता और काली वस्तुओं को देख करके डरने लगता है। उद्दीपन क्रिया डर की भावना को पैदा करती है, इस चीज़ को आप याद रखिए। तो उद्दीपक सामान्यीकरण जो क्रिया है, जो अनुबंधन है, वो इसमें निहित है। ऑप्शन नंबर 2 सही था। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपको ध्यान देना है, नहीं के बारे में पूछा गया है। व्यक्तिगत भेद, अभिभावक की पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर और विषय की विशिष्ट प्रकृति। यानी कि शिक्षण विधि का जब आप चयन कर रहे हैं, आप एक टीचर हैं, आप पढ़ाने का तरीका ढूंढ रहे हैं, तो उस समय आपको देखना है कि इनमें से किस चीज़ के ऊपर आपका ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कि व्यक्तिगत भेद, एक बच्चा स्मार्ट है, एक बच्चा ढीला है। अभिभावक की पृष्ठभूमि, यानी कि उसके फादर या पेरेंट्स क्या करते हैं। और विद्यार्थियों का मानसिक स्तर,
या फिर विषय की विशिष्ट प्रकृति, इनमें से किस चीज़ पे आप ध्यान नहीं देना चाहेंगे? तो वो है ऑप्शन नंबर 2 कि अभिभावक कौन सी पृष्ठभूमि से आता है उससे टीचर को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। शिक्षण विधि का जब आप चयन करते हैं तो अभिभावक की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। शिक्षण विधि का चयन करते समय जो व्यक्तिगत विद्यार्थी हैं उनके मानसिक स्तर और विषय की विशिष्ट प्रकृति पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये जो विषय है उसकी प्रकृति क्या है और ख़ास करके कि उसका जो मानसिक स्तर क्या है बच्चे का, कि वो कितना पढ़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? आपने बाल्यावस्था के बारे में पढ़ा होगा, तो सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, अभिवृद्धि में स्थिरता या समूह एवं खेलों में सहभागिता। अगर हम बात करें बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था की कौन सी ये विशेषता नहीं है, यह आपको बताना है 18 नंबर क्वेश्चन में। बाल्यावस्था जो कि आपकी उम्र रहती है 2 से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था दोनों शामिल होते हैं इसमें। तो सामूहिकता की प्रबलता, अभिवृद्धि में स्थिरता यानी कि ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 और समूह और खेलों में सहभागिता, ये जो हैं ये बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता बोली जाती हैं। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है जिज्ञासा की कमी, तो जिज्ञासा की कमी ये बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, क्योंकि बाल्यावस्था में जो जागरूकता है उसके साथ साथ बालक में जो जिज्ञासा की भावना है वो तेज़ी से बढ़ती है। तो जिज्ञासा की कमी का सवाल तो कहीं आता ही नहीं है, क्योंकि बच्चा हर एक चीज़ सीखने की कोशिश करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? सृजनात्मकता यानी कि आपको याद रखनी है क्रिएटिविटी जो प्रक्रिया है उससे कौन सा संबंधित नहीं है? उद्भवन, अभिप्रेरण, आयोजन या फिर प्रबोधन। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो जो सृजनात्मक प्रक्रिया है वो उद्भवन, प्रबोधन एवं आयोजन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1, 3 जो 4 हैं उन तीनों से संबंधित है, लेकिन अभिप्रेरण जो है ऑप्शन नंबर 2 इससे इसका कोई संबंध नहीं होता है। अब होता क्या है सृजनात्मक प्रक्रिया? वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उचित साधन का प्रयोग करना जान लेते हैं। तो इसमें अभिप्रेरण की भूमिका का कोई सवाल ही नहीं है। अभिप्रेरण मीन्स एक तरीके से मोटिवेशन, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि इसमें क्या है कि अपनी जो समस्या है उसके समाधान के लिए क्या साधन हम प्रयोग करें उचित, उसके बारे में अगर जान लेना सीख जाता है बच्चा, तो वही होता है सृजनात्मक प्रक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और मानसिक विकास। आपने चैप्टर नंबर 1 बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध में वृद्धि और विकास में अंतर भी सीखे होंगे, इनकी डेफिनेशन भी पढ़ी होंगी। तो उसके अंतर्गत आप अगर जाएंगे तो बताइए कि वृद्धि और विकास का पहला चरण कौन सा है? तो वृद्धि और विकास का जो पहला चरण है वो होता है सामाजिक विकास। सामाजिक क्षेत्र में ही बच्चा क्या करता है, अपने जीवन की एक तो शुरुआत करता है और जो बेसिक उसके जो पहलू हैं उनको समझता है। समाज में ही उसका नैतिक, मानसिक और व्यवहारिक विकास भी होता है। शारीरिक विकास भी समाज के अलग अलग चरणों में धीरे धीरे करके संपन्न होता है। तो सबसे पहले होता है सामाजिक विकास, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 21, सीखना एक तरह के व्यवहार का। क्या है सीखना एक तरह से व्यवहार का? बचाव है, विस्तार है, संशोधन है या फिर प्रसार है? कि अगर आप सीख रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, तो आपके व्यवहार का क्या होगा? बचाव होगा, विस्तार होगा, संशोधन होगा या प्रसार होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 है प्रसार होगा इसका करेक्ट आंसर। सीखना या फिर अधिगम एक तरीके से व्यवहार का प्रसार ही माना जाता है। और ये प्रसार होता कैसे? ये जो ज्ञान का जो विकास है उसके द्वारा होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप सीखेंगे आपको ज्ञान आता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फिर आप विषयों को समझना सीख जाएंगे। अधिगम के द्वारा ही ये सब चीज़ें संभव होती हैं। नए नए जो फैक्ट हैं, नए नए तथ्य हैं, उनको जानना और समझना भी जो अधिगम है या प्रैक्टिस है उसके द्वारा ही संभव हो पाता है। और इस प्रकार से सीखना एक तरीके से क्या होता है कि व्यवहार का प्रसार हो जाता है। अगर आपके व्यवहार में कोई मूलभूत परिवर्तन ज्ञात होता है या फिर व्यवहार में जो मूलभूत परिवर्तन है वो ज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाएगा। तो जेपी गिलफोर्ड जो थे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने बोला था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही
अधिगम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अभी स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए, बालक अधिगम के लिए और आकस्मिक अधिगम के लिए। इन चारों में से किसके लिए स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है, वो है प्रसूत अनुबंधन के लिए। स्किनर बॉक्स का जो मेन यूज है स्पेशली वो होता है प्रसूत अनुबंधन के लिए। इसका प्रयोग प्रसूत अनुबंधन और क्लासिकल अनुबंधन है उन दोनों में ही किया जाता है। और जो प्रसूत अनुबंधन है वो बॉक्स प्रशिक्षण के लिए विशेष अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। बुद्धिमापन के भाटिया बैटरी परीक्षण में हैं 5 उप परीक्षण, 8 उप परीक्षण, 4 उप परीक्षण और 7 उप परीक्षण। तो बुद्धिमापन का जो भाटिया बैटरी परीक्षण है उसमें टोटल कितने होते हैं? 5 उप परीक्षण। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। अब होता क्या है कि जो इस बैटरी को अगर आप यूज में लाते हैं तो इसको यूज में लाने का जो मेन उद्देश्य है वो होता है जो अशिक्षित और जो शिक्षित भारतीय हैं उनकी बुद्धि का मापन करना। तो इसमें टोटल 5 उप परीक्षण कौन से होते हैं? 1 नंबर का जो उप परीक्षण होता है, आप लिख लीजिए इस चीज़ को, मैं लिखा देता हूँ। ये होता है कोह परीक्षण, और जो दूसरा होता है वो होता है अलेक्जेंडर परीक्षण। अलेक्जेंडर परीक्षण। तीसरा होता है पैटर्न ड्राइंग परीक्षण। ये जो जितने भी परीक्षण हैं इनके नाम आप लिख लीजिए क्योंकि ये टॉपिक आपको बहुत कम जगह मिलेगा। और चौथा है शीघ्र स्मृति परीक्षण। ये शिक्षित और जो अशिक्षित चाहे कोई भी हो उनके बुद्धिमापन के लिए होता है। चौथा कौन सा है? शीघ्र स्मृति परीक्षण। और 5वां है चित्र निर्माण परीक्षण। इन 5 के आप नाम लिख लीजिए कि जो भाटिया बैटरी परीक्षण है उसमें जो 5 उप परीक्षण होते हैं वो ये हैं: कोह परीक्षण, अलेक्जेंडर परीक्षण, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, शीघ्र स्मृति और चित्र निर्माण परीक्षण। तो भाटिया बैटरी परीक्षण को भारत की जो जनसंख्या है उसके परीक्षण के संदर्भ में विकसित किया गया था। इसको भी याद रखिए। तो स्पेशली ये भारतीय जो भी हैं अशिक्षित या शिक्षित उनके बुद्धिमापन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 24, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? आपने पढ़ा होगा, ये यूपीटीटी के जो भी सिलेबस है उसमें ये आता है, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, कुक या फिर डाल्टन। तो ये ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है। फ्रोबेल ने प्रतिपादन किया था किंडरगार्टन विधि का। तो किंडरगार्टन विधि का जो प्रतिपादन है उन्होंने 1837 में कैसे किया था? उन्होंने एक स्कूल पहले स्थापित किया था फ्रोबेल ने। इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक फ्रोबेल। क्या नाम है इनका पूरा? फ्रेडरिक फ्रोबेल। जब 1837 में इन्होंने एक स्कूल अपना सेटअप किया, उसके बाद जिसे उन्होंने किंडरगार्टन या फिर चाइल्ड गार्डन के नाम से बाद में जाना गया उस स्कूल को। तो इसमें उन्होंने ऐसे बच्चों को दाखिला दिया था जिनकी जो एज है वो 7 वर्ष से कम थी उस समय, और जो विद्यालय में उस समय एडमिशन नहीं ले पाते थे। तो इनसे क्या होता है कि बालकों को एक विशेष रूप से इसमें शिक्षित किया जाता था। तो वही विधि आगे जाकर के किंडरगार्टन विधि कहलाई, और जो किंडरगार्टन या फिर चाइल्ड गार्डन उनके स्कूल को नाम बोला गया। तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको हो गई, बाकी आप मेरे वीडियोज़ में पूरी जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है? थॉर्न, रोजर्स, विलियमसन या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? आप लोगों को याद है तो बताइए। मेरे हिसाब से रहेगा ऑप्शन नंबर 3, विलियमसन। जो संकलनात्मक परामर्श है इसके जन्मदाता माने जाते हैं विलियमसन। और जो संकलनात्मक परामर्श है वो होता किस लिए है? ये जो व्यक्तित्व होता है यानी कि पर्सनैलिटी के जो डेवलप के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, उसमें बहुत अच्छी भूमिका निभाता है ये परामर्श। तो मनोविज्ञान में संकलनात्मक परामर्श के माध्यम से क्या होता है कि व्यक्ति के जो संपूर्ण जीवन है उसके व्यवहार को भी चेंज किया जा सकता है,
और इसके द्वारा जो कोई भी इंसान है उसके दिमाग की जो भी दशाएं हैं उनको जान करके फिर परामर्श के माध्यम से सुधार किया जाता है। कहने का मतलब है जो साइकोलॉजिस्ट जो काम करते हैं कि पहले जो पेशेंट है उसकी मनोदशाओं को जानते हैं या जानकारी लेते हैं, उसके बाद जो परामर्श करते हैं तो उससे क्या होता है कि पूरी लाइफ भर उसका जो व्यवहार है उसमें चेंज ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3। अभी है क्वेश्चन नंबर 26। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी? यानी कि कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं हर एक बच्चे में या छात्र में कि जो नहीं चाहिए होते हैं, तो उनमें अगर संशोधन किया जाए, उनको हटाया जाए या सुधारा जाए तो उसकी सबसे अच्छी विधि कौन सी है? छात्र को दंड देना, उसे नज़रअंदाज करना, उसके माता पिता को बताना, या फिर अवांछित व्यवहार की वजह को पता करना और जो उनके उपचार हैं उसका सुझाव देना। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा। आप भी समझ गए होंगे कि और तो ये तीनों के तीनों जो तरीके हैं वो तो हर किसी को पता है कि सही नहीं होते हैं। इससे क्या होता है कि अगर अवांछित व्यवहार को सुधारने के लिए आप किसी को पनिशमेंट देंगे या इग्नोर करेंगे या फिर उनके पेरेंट्स को बताएंगे तो इससे क्या होता है कि बच्चों में ये चीज़ें और बढ़ेंगी। जो अवांछित व्यवहार है, जो व्यवहार आप नहीं चाहते हैं, वो और बढ़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, डिसलेक्सिया संबंधित है पढ़ने संबंधी समस्या से, गणितीय कौशल संबंधी समस्या से, लेखन संबंधी समस्या से, या फिर वाक क्षमता मीन्स बोलने की क्षमता संबंधी विकार से। तो डिसलेक्सिया क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है, पढ़ने संबंधी समस्या से संबंधित होता है। इसमें होता क्या है कि बच्चे को जो अक्षर होते हैं उन्हें पहचानने में समस्या आती है और इसी वजह से वो जो शब्द बनते हैं उन अक्षरों से उनका उच्चारण भी सही से नहीं कर पाता है। और आजकल तो देखा जाए तो इसे एक सामान्य समस्या माना जाता है क्योंकि इसका उपचार आजकल अवेलेबल है। जो मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो लोग इसका उपचार करने में आजकल सक्षम हैं। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? एक तो ब्रेल लिपि क्या होती है? जो जिनकी आंखें नहीं होती हैं या अंधे जिन्हें बोला जाता है वो इस ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और टेप रिकॉर्डिंग, तो ये कौन से लोगों को पढ़ाने के लिए शैक्षिक प्रावधान के लिए हम यूज कर सकते हैं? दृष्टिबाधित विद्यार्थी को, अस्थिबाधित विद्यार्थी को, श्रवण बाधित विद्यार्थी को यानी कि जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम है श्रवण बाधित, या फिर शारीरिक रूप से जो विकलांग विद्यार्थी हैं उनके लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 मैंने पहले ही बताया था कि ब्रेल, जिनका नाम था लुई ब्रेल, इन्होंने इसे डेवलप किया था ब्रेल लिपि को बहुत दिनों पहले। तो दृष्टिबाधित यानी कि जिन्हें देखने में प्रॉब्लम है, तो ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डिंग ये दोनों ही उनके पढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ब्रेल लिपि का प्रतिपादन लुईस ब्रेल ने किया था और ब्रेल लिपि को हाथ से छू करके हम महसूस करते हैं। और जो टेप रिकॉर्डिंग है उसके माध्यम से क्या होता है कि जो दृष्टिबाधित छात्र हैं वो उसे सुन करके सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, CWSN का अर्थ बताइए। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, CWS और N, इसका मीनिंग क्या है? मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, या फिर मृदु यानी कि कोमल आवश्यकता वाले बच्चे। तो CWSN का मतलब होता है, जहाँ पर कि ऑप्शन नंबर 3 में आप देखिए लिखा है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। और इसमें ऐसे बच्चों को शामिल किया जाता है जो कि स्पेशली यानी कि मुख्य रूप से दिव्यांग होते हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जिन्हें की विशेष सहायता प्रदान की जाती है। और जो मानसिक रूप से जिन्हें प्रॉब्लम होती है, विक्षिप्त बोल सकते हो आप, ऐसे बच्चों को ऐसे उसमें स्पेशल जो संरक्षण है या स्पेशल चीज़ें सिखाई जाती हैं, संरक्षण प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? साक्षात्कार, विश्वास, वृत्तिक वृद्धि, या फिर संप्रेषण। कौन सा जो है वो परामर्श का एक तत्व नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 है, वृत्तिक वृद्धि, जो कि परामर्श का एक तत्व नहीं है, यानी कि वृत्तिक वृद्धि का परामर्श से कोई भी संबंध नहीं होता है। साक्षात्कार, विश्वास और जो संप्रेषण है ये परामर्श के ही एक आवश्यक तत्व माने जाते हैं। जो परामर्शकर्ता होता है वो साक्षात्कार के माध्यम से समस्या का समाधान करता है, विश्वास भी पैदा करता है, समस्याओं का समाधान निश्चित भी हो जाता है। इसके लिए जो परामर्शदाता या फिर परामर्शकर्ता जो होते हैं उनके बीच में जो ऊपर की जो बातें हैं, जैसे कि मैंने बताई थी साक्षात्कार, विश्वास,
तो इन सभी का संप्रेषण होना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यूपी टेट के जो 30 क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको करा दिए, नवंबर 2018 का पेपर है। तो आप लोग और भी जो वीडियोज़ हैं उन्हें भी देखिए, और इसके अलावा मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप जो बाल विकास, हिंदी यानी कि यूपी टीईटी के जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, मैथ, उन्हें आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।